हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं लुई डुइमा के बारे में। तो लुई डुइमा के बारे में हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखते हैं हमारी क्लास के अंतर्गत लुई डुइमा का जीवन परिचय। विशेष रूप से जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वह हम आज देख रहे हैं। जैसे हम लुई डुइमा की जन्म की बात करें तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? 11 में इनका जन्म कहाँ हुआ है? ग्रीस के थेस्सालोनी में। कहाँ हुआ? ग्रीस के थेस्सालोनी में इनका लोनिकी में इनका जन्म हुआ है। साथ ही साथ मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु 30 नवंबर 1998 में पेरिस में हुई है। मूल रूप से समाजशास्त्री और सामाजिक मानव शास्त्री के रूप में हमारे लुई डुइमा पहचाने जाते हैं, और इन पर जो प्रभाव रहा या यह किन किन के सानिध्य में रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाई मार्शल मॉस हैं, एम एस श्रीनिवास हैं, डेविड पीकॉक हैं, जो मुख्य रूप से जिनका प्रभाव लुई डुइमा के ऊपर देखा जाता है। महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करते हैं कि महत्वपूर्ण पुस्तकें लुई डुइमा क्या क्या रहीं। तो ला टास्क जो उनकी 1951 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। हरारकी एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया 1957 में प्रकाशित हुई है पुस्तक। होमो हरारकीज द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीफिकेशन 1966 और 1970 में 2 वॉल्यूम में रही। रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया 1970 में रही। और होमो एक्विलिस ये कब लिखी गई? 1977 में प्रकाशित हुई महत्वपूर्ण पुस्तक रही। आगे बात करते हैं, देखिए क्या क्या इनके जीवन काल में विशेष रहा है। जीवन काल को थोड़ी दृष्टि से हम देखते हैं तो जीवन काल में हम क्या देखते हैं, 1930 में अपना एकेडमिक कैरियर इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। संस्कृत और समाजशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान जो हैं मार्शल मॉस के निदर्शन में इनका अध्ययन कर रहा। किसके निदर्शन में रहा? तो मार्शल मॉस के निदर्शन में रहा। अब निश्चित बात है कि जिसके निदर्शन में अध्ययन किया जाएगा तो प्रभाव भी उनका अवश्य होगा ही। तो मार्शल मॉस की जो रचनाएं हैं, जो अवधारणा दी गई हैं, उन पर कहीं ना कहीं मार्शल मॉस, एफ पीकॉक और एम एन श्रीनिवास का क्षेत्रीय दृष्टिकोण को हम यहाँ पर देख पाते हैं। आगे बात करते हैं 1966 में फ्रेंच और 1970 में अंग्रेजी में लिखित इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक रही है होमो हायरार्कस, यह इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है जिसमें इन्होंने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में काफ़ी जाना जाता है होमो हायरार्कस। इसके बारे में क्या क्या है? पद्धति शास्त्री ड्यूमा ने रचना जो की है होमो हायरार्की, जाति व्यवस्था को विश्लेषित और सामाजिक संरचना के एक नए परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया है। क्या की बात की गई? जाति व्यवस्था को विश्लेषित किया है और साथ ही साथ सामाजिक संरचना के बारे में बात की गई है। इन्हों के द्वारा जो पवित्रता प्रदूषण की बात की गई है, जाति व्यवस्था को समझने के लिए उन्होंने कुछ संरचनात्मक विश्लेषण का सहारा लिया। इनका जो विश्लेषण रहा वह कैसे रहा? संरचना को इन्होंने ध्यान से देखा और संरचना के आधार पर ही लुई डुइमा के द्वारा यह जाति व्यवस्था को बताने का प्रयास किया। क्या क्या खास रखा है इनके द्वारा? तो विचारधारा और संरचना की बात हम देखेंगे। रूपांतरण संबंधों के द्वंद्वात्मकता और तुलनात्मकता की बात की जाएगी। भारत शास्त्र और उनके संरचनात्मक संबंधों की बात की जाएगी और संज्ञानात्मक ऐतिहासिक उपागम की बात इनके जाति व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत हम देख पाते हैं। ड्यूमा ने जाति को विचारधारा और भारतीय सभ्यता की एकता के संदर्भ में देखा है। देखिए ड्यूमा ने जो अध्ययन किया है, मूल रूप से जो अध्ययन इनका रहा है वह हमारे आज़ादी के उपरांत का अध्ययन रहा है। और इस अध्ययन में हम क्या देख पाते हैं कि हमारा जो देश रहा वह आज़ादी प्राप्त की थी और आज़ादी प्राप्त करने के उपरांत ही हमारा अध्ययन रहा। तो अधिकांश जो अध्ययन रहे उस काल के वह जाति आधारित हैं, धर्म पर अध्ययन किए गए हैं या हमारी सामाजिक संरचना पर अध्ययन हमें मिलते हैं। जैसे कि हम एम एन श्रीनिवास का अध्ययन देख लें, डी एस घुरिये का अध्ययन देखें, तो इन सभी के अध्ययन, इरावती कर्वे का अध्ययन देखें तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था, नातेदारी, धर्म, परिवार व्यवस्था और संरचना पर ही हमें सारे अध्ययन हमें मिलते हैं। तो इन अध्ययनों में ही लुई डुइमा की विचारधारा कैसी रही? तो भारतीय सभ्यता की एकता के संदर्भ में यहाँ पर इनके द्वारा कही गई। जाति की विचारधारा ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने के लिए इनका जो दृष्टिकोण रहा वह कैसा रहा? भारत शास्त्रीय दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण रहा? भारत शास्त्रीय दृष्टिकोण। अब बात आती है कि भारत शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या हो सकता है। तो देखिए भारत शास्त्रीय दृष्टिकोण, जब आप कोई अध्ययन करने जाते हैं तो 2 प्रकार की विचारधारा रहती है। भाई हम कोई अध्ययन करने गए, हमारे पास कोई अध्ययन है और इस अध्ययन को हम क्या करने जा रहे हैं? तो निश्चित बात है जिस भौगोलिक क्षेत्र में यह अध्ययन करने जा रहे हैं या तो वहाँ की विचारधारा आप रख लीजिए या आप स्वयं की कोई विचारधारा रख लीजिए। जब व्यक्ति स्वयं की विचारधारा रखता है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन जब वह उस क्षेत्र विशेष की विचारधारा को रखता है तो क्षेत्र विशेष की जो विचारधारा रही वह उस क्षेत्र को स्पेसिफाई करती है। तो यहाँ पर लुई डुइमा का
जो दृष्टिकोण रहा वह कैसा रहा, भारत शास्त्र, यानी कि भारत के शास्त्रों में जाति या भारत की संरचना को किस प्रकार से उल्लेखित या वर्णित किया गया है, उस आधार पर लुई डुइमा ने हमारी जाति व्यवस्था का अध्ययन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना। और साथ ही साथ संरचनात्मक उपागम, भारत शास्त्रीय तो रहा ही रहा, लेकिन साथ ही साथ संरचना को भी यहाँ पर देखा गया। भारत शास्त्रीय यानी कि पुस्तकों में या जो हमारे भारत के ग्रंथ रहे उसमें किस प्रकार से जाति व्यवस्था को बताया गया, और साथ ही साथ वास्तविक संरचना में जाति व्यवस्था किस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो दोनों परिप्रेक्ष्य को शामिल करते हुए लुई डुइमा ने अपना जो जाति व्यवस्था का अध्ययन है वह होमो हरार्कियस में रखा है। आगे बात करते हैं, डुइमा जाति के अध्ययन के आधार पर होमो हरार्कियस पुस्तक देखिए प्रकाशन किया है। पहले से देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी क्या है, होमो हरार्कियस। जाति व्यवस्था के बारे में समझते हैं होमो हरार्कियस के आधार पर। तो इनके कहा कि जाति वह व्यवस्था है जिसके संबंध आर्थिक, राजनीतिक तथा नातेदारी व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। जाति जैसे कि हमने कहा कि भाई यदि आप समाज में रह रहे हो, और प्राचीन समय पर जो समाज था हमारा, समाज कैसे बटा हुआ था, जाति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिवाइडेड बाय आवर सोसाइटी। कास्ट के आधार पर हमारा जो समाज बटा हुआ था, यहाँ पर हम क्या देखते थे कि जाति में उच्च जातियाँ, ठीक है ना, निम्न जातियाँ, इस प्रकार से हमारा समाज बटा हुआ था। इसके पहले की यदि हम बात करते हैं, जैसे पुस्तकीय अध्ययन की बात करें, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा जो समाज है वह किस प्रकार था। वहाँ पर समाज हमारा वर्ण के रूप में बटा हुआ था। वर्ण के रूप में हम कितने प्रकार के वर्णों का उल्लेख पाते हैं, तो हमारे पास 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे हम बात करें कि भाई ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण है हमारे पास, क्षत्रिय वर्ण है हमारे पास, जो हमारा पुस्तकीय अध्ययन बताता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और साथ ही साथ अंतिम हमारा क्या है, जो उत्तर वैदिक काल के रूप में हमारे साथ आता है, शूद्र। तो ये 4 प्रकार के वर्णों का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी है, और साथ ही साथ हमारे जो भारत शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें भी हमारे इन वर्णों का उल्लेख है। यह भी एक प्रकार से उस समय की हमारी सामाजिक संरचना हुई थी, ठीक है ना। इस सामाजिक संरचना यानी कि वर्ण व्यवस्था के उपरांत ही यह देखा गया कि जाति का उल्लेख हमारे सामने देखता है। तो जाति का उल्लेख में हम देखते हैं कि समाज किस प्रकार से बटा रहता, भाई निम्न और उच्च में यहाँ पर बटा था। तो जाति व्यवस्था समाज को व्यवस्थित करने की एक ऐसी व्यवस्था थी जो आर्थिक आधार पर, यदि बात आर्थिक आधार पर की जाए तो आर्थिक आधार पर हम क्या देखते हैं, भाई जजमानी व्यवस्था क्या देखी जाती है, जजमानी व्यवस्था जो विलियम एच वाइजर के द्वारा दी गई। राजनीतिक आधार पर यदि हम बात करें तो राजनीतिक आधार पर आप क्या पाएंगे, जातीय पंचायतों की बात यहाँ पर आ जाएगी। किसकी, जातीय पंचायत की बात यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। जातीय पंचायत जो हमारे प्रत्येक जाति की जो जातीय पंचायत होती है, जाति के अंतर्गत होने वाले विवादों का निपटान करने के लिए जो हमारे बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा पंचायत बनाई, उसे क्या कहा, जातीय पंचायत। तो राजनीतिक दृष्टिकोण यहाँ आ गया। आर्थिक दृष्टिकोण हमारी जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। साथ ही साथ नातेदारी व्यवस्था की बात करें तो नातेदारी व्यवस्था में हम क्या देखते हैं, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक रक्त संबंधी या विवाह संबंधी नातेदारी। और नातेदारी के आधार पर भी हमारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को इरावती कर्वे के द्वारा वर्णित किया गया है, ठीक है ना, DS घुरिये के द्वारा वर्णित किया गया है नातेदारी व्यवस्थाओं को। तो ये नाते मर्डाक के द्वारा किया गया है नातेदारी व्यवस्था, नातेदारी संज्ञाओं को बात की गई है। ड्यूमा का मानना है, क्या मानना है भाई, कि जाति संस्तरण का हिस्सा नहीं बल्कि असमानता का एक विशिष्ट है। जैसे कि हमारे जो और विचार, उन्होंने कहा कि जाति का एक संस्तरण है। देखिए मैंने कहा ना कि लुई डुइमा के द्वारा 2 परिप्रेक्ष्य को लिया गया, भारत शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जिनमें ग्रंथों के आधार पर हमने देखा कि जाति में क्या पाया जाता है, एक संस्तरण पाया जाता। संस्तरण किस प्रकार का, तो संस्तरण में हम क्या देखते हैं कि भाई जैसे कि उच्च जाति, तो उच्च जाति में हमने क्या देखा, उच्च में भी आप 3 प्रकार से इनका संस्तरण देख सकते हो। इस प्रकार से संस्तरण हमें देखने को मिलता है कि उच्च में भी क्या होंगे, उच्च के भी उच्च होंगे, यानी उच्च जाति में भी क्या होने वाले, उच्च में भी उच्च होने वाले हैं। उच्च में भी क्या होने वाले हैं भाई, उच्च में भी मध्यम होने वाले हैं, और उच्च में भी क्या होने वाले हैं, निम्न होने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने संस्तरण की बात की, ठीक है। इसी प्रकार जब हम मध्यम की बात करते हैं, भाई मध्यम की बात करते हैं, तो मध्यम में भी हमने क्या पाया, मध्यम में भी हमने उच्च को पाया, मध्यम में भी हमने मध्यम को पाया, मध्यम में भी हमने निम्न को पाया। और इसी प्रकार जब हम निम्न की बात कर रहे हैं तो निम्न जातियों में भी क्या होंगी, उच्च होंगी, निम्न में भी मध्यम होंगी और निम्न में भी
निम्न होंगी ही होंगी। तो इस प्रकार से एक संतरण व्यवस्था, लेकिन लुई डुईमा ने इसे क्या माना है कि भाई ये संतरण व्यवस्था नहीं बल्कि एक असमानता, किसकी बात की गई है, असमानता के स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। जब भी हम जाति को देखते हैं तो जाति में यह इसके द्वारा बताया गया है कि यह संस्कारात्मक व्यवस्था ना होके ऐसी व्यवस्था एक असमानता की व्यवस्था के रूप में बताया गया है। भारतीय समाज वंशानुगत समूह में बटा हुआ है जो एक दूसरे से अलग अलग है पर तीन लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लुई डुईमा के आधार पर तीन आधार इन्होंने बताए कि वैसे तो अलग अलग है लेकिन तीन आधारों पर जुड़े हुए हैं। वो कौन से आधार बताते हैं लुई डुईमा? तो इन्होंने कहा कि भाई विवाह के आधार पर, संपर्क के आधार पर और भोजन के आधार पर। विवाह के आधार पर जब आप देखते हैं कि विवाह करना, तो यह विवाह जो करना है वह देखा जाता था कि भाई जाति के आधार पर विवाह हमने देखे, ठीक है ना, गोत्र कि भाई गोत्र में नहीं करना तो गोत्र का हमने बहिर् विवाह के रूप में भी हमने देखा है। तो इस प्रकार से जाति के आधार पर किस किस से संपर्क करना है, ठीक है ना। भोजन के आधार पर हमने जुड़ाव देखा कि भोजन जो हम कर रहे हैं वह किस व्यक्ति के घर पर भोजन करना है, किस व्यक्ति के घर का जल पीना है, किस व्यक्ति के घर का सिर्फ सूखा भोजन ग्रहण करना है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले ग्रामीण समाज में जो ब्राह्मण आते थे कुछ स्थानों पर अपनी सेवाएं देने के लिए, वो वहां से पका हुआ भोजन ग्रहण न करते हुए क्या करते थे, सूखा भोजन ग्रहण किया करते थे। तो भोजन के आधार पर भी आपने देखा कि उच्च जाति और निम्न जाति कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। विवाह के आधार पर भी हमने देखा और संपर्क के आधार पर कि भाई किसी व्यक्ति से कोई कार्य है। अब जैसे मैं कहूँ कि भाई एक ब्राह्मण का कार्य, निश्चित बात है एक नाई से तो पढ़ना है, तो ये आपको क्या संबंध दिखा रहा है, संपर्क के आधार पर, ठीक है ना। वहीं पर हमने विवाह की बात की तो विवाह के आधार पर भी संपर्क दिखाया गया है। आगे यह क्या कहते हैं, काम के लिए दूसरों पर निर्भरता। देखिए बात भैया ये काम के लिए दूसरों पर क्या हो गई है, निर्भरता हो रही है। और इस निर्भरता के कारण भी क्या है, कहीं ना कहीं जातियों में आपस में जुड़ाव देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी परिवर्तन की सीमा तक है कि भाई यहाँ पर जा रहे हैं तो कब जाएंगे। आगे बात करते हैं, वह श्रेणीबद्धता जिसके आधार पर सारी संरचना में किसी समूह की स्थिति उच्च श्रेणी की है और कुछ की क्या है, वह निम्न की है। जो श्रेणी बनाई गई है यहाँ पर मैंने श्रेणी जो बनाई, श्रेणी में आप देखेंगे कि भाई उच्च, मध्यम और निम्न, इस प्रकार से ये श्रेणीबद्ध यहाँ पर लुई डुईमा के द्वारा भी किया गया है। आगे बात करते हैं कि शुद्धता और अशुद्धता की धारणा को लुई डुईमा ने रखा है। यहाँ पर शुद्धता और अशुद्धता को किस प्रकार करते हैं, तो भाई यहाँ पर वही बात आ जाती है कि किस व्यक्ति का भोजन ग्रहण करना है, किस व्यक्ति से कितना हमें दूरी बना के रखना है, ठीक है। निम्न जातियों की कहा जाता है, एक समय था निम्न जातियों का जिन जातियों में यह देखा गया कि परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। यदि परछाई भी पड़ गई तो माना जाता था कि भाई मैं तो अशुद्ध हो गया, ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया, ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्यूमा ने स्थायी अशुद्धता की चर्चा करते हुए ड्यूमा बताते हैं कि समाज में ब्राह्मणों को उच्च, अन्य जातियों को क्या स्थान दिया गया था, निम्न स्थान यहाँ पर दिया गया था। जब अध्ययन के उपरांत ड्यूमा ने यह बारी चीजें देखी, वर्णों का सिद्धांत यहाँ पर भी देखा गया ड्यूमा के द्वारा। और वर्ण के ग्रंथ का प्रयोग, भारत शास्त्रीय ग्रंथों का प्रयोग ड्यूमा ने अपने अध्ययन में किया था, तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था को भी यहाँ पर देखा है। ड्यूमा की मानता है कि बिना वर्ण के उद्दत किए जाति को नहीं समझा जाता। यदि आप वर्ण व्यवस्था को नहीं समझ रहे हैं, किससे, वर्ण व्यवस्था को यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो जाति व्यवस्था को आप समझ ही नहीं सकते। समझ सकते हैं क्या भाई, नहीं समझ सकते हैं ना। क्यों नहीं समझ सकते हैं, स्थिति यह आएगी कि भाई देखिए यदि आप इसका कोर क्या है, आपकी वर्ण व्यवस्था, कि वर्ण व्यवस्था से ही समाज का क्या किया गया था, एक स्तर किया गया था और उस स्तर को ही कहा गया कि वर्ण का विखंडित रूप ही क्या है, जाति व्यवस्था। यानी कि वर्ण की व्यवस्था जब विखंडित होती जा रही थी, ठीक है ना, क्या होती जा रही थी, विखंडित होती जा रही थी, तब हमने देखा कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे बनती जा रही। यही बात इन्होंने कहा। तो भारत का समाज पारंपरिक श्रेणीबद्धता, वर्ण, रंग, संपत्ति के साथ जुड़ा हुआ। वर्ण व्यवस्था कैसे जुड़ी हुई थी, वर्ण व्यवस्था का जुड़ाव भी कैसे था, वर्णों के आधार, जहाँ यहाँ हम जाति के आधार पर कह रहे हैं तो यहाँ पर वर्ण, जैसे हमने वर्ण में देखा कि भाई जजमानी व्यवस्था वर्ण में पाई जाती है। यदि ब्राह्मण सेवा दे रहा है, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन अध्यापन कर रहा है, तो वह अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, क्षत्रिय के लिए उपयोगी है, वैश्य के लिए उपयोगी है। शूद्र अब सेवा कर रहा है, सेवा किससे लेना भाई, सेवा लेना है तो शूद्र से जुड़ना ही पड़ेगा।
वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर, संपत्ति के आधार पर जुड़ाव पाया जाता था। 4 श्रेणियों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ रहते थे, बाकी निम्न में हमारे क्या थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमारे हुआ करते थे। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों का उल्लेख हमें मिल जाता है, लेकिन चौथे वर्ण का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, उत्तर वैदिक काल के समय में हम क्या देखते हैं कि हमारा चतुर्थ वर्ण, हमारा जो शूद्र है, वह हमें उल्लेखनीय हो जाता है। वर्णों और जातियों का संबंध श्रेणीबद्धता तथा शक्ति दोनों से है। वर्णों का जो वर्ण और जाति, जाति में भी आप देखेंगे, जाति में भी वही व्यवस्था है, उच्च जाति, द्विज जाति। जैसे कि हम एम.एन. श्रीनिवास को जब देखते हैं उनके अध्ययन को, जहाँ पर उन्होंने अध्ययन में बताया कि प्रभु जाति की बात हमारे सामने आई, तो प्रभु जाति, द्विज जाति या डोमिनियन कास्ट की बात की तो वहाँ पर भी हम देखते हैं भी उच्चता और निम्नता, जाति में भी भाई जुड़ाव पाएगा। यहाँ पर जब हम वर्ण व्यवस्था को देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि ब्राह्मण को उच्च, बाकी सबको निम्न। इसी प्रकार जब हम जाति आधार पर देखते हैं तो वहाँ पर क्षेत्र की विशेषताएं जुड़ जाती हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई संपन्नता का आधार बना दिया गया है कि भाई आर्थिक आधार है, राजनीतिक है, सामाजिक आधार है। इन आधारों पर यदि आप सक्षम हो तो निश्चित बात है आप क्या हो, कि साहब आप उच्च जाति हो, और नहीं हो संपन्न तो आप निम्न जाति हैं। ठीक है, तो यह भेदभाव हमने देखा। अंत में ड्यूमा जाति व्यवस्था के परिवर्तन की समीक्षा जब करते हैं तो ड्यूमा बताते हैं कि पहले जातीय जो थी अंतर्निर्भरता अब समाप्त हो गई। पहले जातियों में क्या थी, हम देखते थे ना कि भाई जैसे ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण तो निश्चित बात है जो रक्षा के लिए किस पर डिपेंड है, भाई रक्षा के लिए क्षत्रिय पर, ठीक है ना, व्यापार के लिए वैश्य पर, और सेवा के लिए किस पर निर्भर है भाई, सेवा की बात करें तो सेवा के लिए शूद्र पर निर्भर है। लेकिन अब यह जाति व्यवस्था के अंतर्गत क्या होगी, ये जाति व्यवस्था के अंतर्गत अब जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो निर्भरता थी वह खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब सेवा के बदले आर्थिक प्रक्रियाएं जुड़ गई। कौन सी प्रक्रियाएं, आर्थिक प्रक्रियाएं अत्यधिक जुड़ने के कारण यह जो निर्भरता थी वह क्या हो गई है, धीरे धीरे खत्म हो चुकी है और गुट बढ़ गए हैं। क्या बढ़ गए फ्रेंड, जैसे ग्रामीण आंचल पे हम क्या देखते हैं, गुट का आशय क्या है, गुट यह का आशय क्या रहता है, एक क्षेत्र में कुछ विशेषताओं के आधार पर या कुछ एक रूपता के आधार पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया ऐसा समूह गुट कहलाता है, जो कहीं ना कहीं अपने स्वयं के हित की बात कर रहा है, अपने स्वयं के हित की बात करता है, और कुछ हद तक यह नकारात्मक भी हो सकता है। तो इसे आप क्या कहेंगे भाई, इस प्रकार से निर्मित समूह को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से निर्मित समूह को क्या कहा जाता है, गुट कहा जाता है। तो ये गुट की जो प्रायिकता थी वह धीरे धीरे आगे क्या होती गई, बढ़ती गई। और एक ग्रामीण समाज और हमारे आगे के समाज में इन चीज़ों को हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक गुट बन गए, आर्थिक गुट बन गए, सामाजिक गुट बन गए, जातीय गुट बन गए। तो विभिन्न प्रकार के हम समाज के अंदर ऐसे गुट भी देखने को मिल जाते हैं। आगे यहाँ बात कहते हैं कि भाई दूसरे से प्रतियोगिता बढ़े। जब आप गुट की बात करते हो तो निश्चित बात है यदि इनका गुट बन गया तो हो सकता है किसी क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा गुट बन जाए, किसी क्षेत्र के अंदर तीसरा गुट बन जाए, और प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कहना क्या है आपके ड्यूडीमा का है। नेक्स्ट की बात करते हैं, होमो इक्वालिस की बात की जाती है। इसमें लुई ड्यूमा के द्वारा क्या बताया गया था, तो इसमें कहते हैं ड्यूमा कि होमो इक्वालिस यूरोप और पश्चिमी देशों की गाथा है। अभी इन्होंने होमो हरारकियस में क्या बताया, भारत की जाति व्यवस्था के बारे में बात करते, वहीं इसमें किसकी बात की जा रही है, यूरोप और पश्चिमी देशों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, यूरोप और पश्चिमी देशों की बात की जा रही है, जो एकता के सूत्र के साथ अधिक संबंध, यानी कि यहाँ पर यूरोप और जो हमारे पश्चिमी देश हैं वे कहीं ना कहीं क्या है, प्रगति कर गए। तो वह उनके एकता के सूत्र की संबद्धता की बात किसमें की गई, होमो इक्वालिस में की गई। पश्चिम में व्यक्तिवाद और उसमें निहित समानता के दृष्टिकोण को समझा जा सकता है, व्यक्तिवाद, ठीक है ना, और समानता को यहाँ पर समझा जाता है। ड्यूमा इसे शुद्धवाद और श्रेणीबद्धता का परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो शुद्धवाद और श्रेणीबद्ध, क्योंकि यहाँ पर एक श्रेणी के रूप में यहाँ पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह विश्लेषण निर्जातीय आधारों की अपेक्षा सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य को अधिक बताता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी लुई ड्यूमा के द्वारा दी गई विभिन्न अवधारणाओं के बारे में हमने चर्चा की, और लुई ड्यूमा का एक सारांश समझा हमने कि वास्तव में लुई ड्यूमा जाति व्यवस्था पर बात करते हैं, और जाति व्यवस्था में भारतीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर इन्होंने बात की है, और साथ ही पवित्रता और प्रदूषण या का सिद्धांत इनके द्वारा जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तुत किया।